इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अर्बनाइजेशन इन इंडिया के असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और ये 2024-2025 के लिए वैलिड है। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं और ये हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में करेंगे और इसके 3 पार्ट में हम असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, बाकी में हम दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन है यहाँ पर, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ द सिटी ऑफ मोहनजोदारो। मोहनजोदारो शहर की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैप में कहाँ पर है मोहनजोदारो, ये यहाँ पर है, ठीक है। और ये आज के टाइम पे पाकिस्तान में है, ठीक है। आंसर देखते हैं, ठीक है। मोहनजोदारो वॉज one of the most significant urban settlements of the Indus Valley civilization, dates back to around 25,000 BCE. It is located in present-day Pakistan and is known for its well-planned urban infrastructure, advanced civic amenities, and the social cultural life of its inhabitants. Below are the की फीचर्स ऑफ मोहनजोदारो। मोहनजोदारो सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण शहर है जो लगभग 2500 ईसा पूर्व का है। देखिए, ये आप डेट ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि एसएससी के एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा था, आपको और भी कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ये वर्धमान में पाकिस्तान में स्थित है और अपनी अच्छी तरह की नियोजित शहरी संरचना, उन्नत नागरिक सुविधाओं और निवासियों के सामाजिक आर्थिक जीवन के लिए जाना जाता है। नीचे मोहनजोदारो की मुख्य विशेषताएं दी गई हैं। देखिए, तो मोहनजोदारो कुछ इस तरह का था, ये इसकी पिक्चर है। तो नीचे का जो एरिया है ना, यहाँ पे तो आम लोग रहते थे और ऊपर जो ये है इसको सिटाडेल बोलते थे और नीचे वाले को बोलते थे लोअर टाउन। तो सिटाडेल में लोग रहते थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग थे और यहाँ पे आम लोग रहते थे जो बेसिकली राजा की प्रजा रहती थी यहाँ पे, ठीक है। बात करें यहाँ पर अर्बन प्लानिंग, शहरी योजना के बारे में, मोहनजोदारो लेआउट इज वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव एस्पेक्ट विद स्ट्रीट लेड आउट इन द ग्रिड पैटर्न। द सिटी वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द सिटाडेल एंड द लोअर टाउन। द सिटाडेल हाउस्ड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर व्हाइल द लोअर टाउन कंटेन्ड रेजिडेंशियल एरियाज। मोहनजोदारो के बारे में हम देखते हैं। मोहनजोदारो की योजना सबसे प्रभावशाली थी जिसमें सड़कों की जाल पैटर्न में व्यवस्थित किया गया था। जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो ग्रिड पैटर्न में था। शहर दो भागों में विभाजित था, गढ़ और निचला शहर। गढ़ में महत्वपूर्ण इमारतें थी जबकि निचले शहर में आवासीय क्षेत्र था, मतलब जैसे कि मैंने बताया रेजिडेंशियल एरिया था। बात करें सिटाडेल यानी किले की, लोकेटेड ऑन अ रेस्ड platform. The citadel contained large public structure likely used for religious, administrative or ceremonial purposes. The Great Bath, a large well-planned water tank, suggests ritualistic or communal bathing. Granary, a large structure identified as a granary, indicates a system of food स्टोरेज फॉर द सिटी। गढ़ जिसे हम किला कहते हैं वो एक ऊंचे मंच पर स्थित था, जो मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया। इसमें बड़ी सार्वजनिक इमारतें थी जिनका उपयोग शायद धार्मिक, प्रशासनिक या समारोह के लिए किया जाता था। विशाल स्नान गृह जिसे ग्रेट बाथ कहते हैं एक बड़ा और अच्छी तरह से नियोजित जलाशय था जो सामूहिक या धार्मिक स्नान का संकेत देता है। अनाज का गोदाम, एक बड़ी इमारत जिसे अनाज भंडार माना जाता है, ये शहर में खाद्य भंडारण की प्रणाली को संकेत देता है। बात करें यहाँ ड्रेनेज सिस्टम की, जिसे हम जल निकासी प्रणाली कहते हैं। तो मोहनजोदारो had an excellent underground drainage system. Each house was connected to a sophisticated network of brick-lined drains, which is testament to the advanced civil engineering of the Harappans. मोहनजोदारो में एक बेहतरीन भूमिगत नाली प्रणाली थी। हर घर ईंटों से बनी नालियों के एक जटिल नेटवर्क से जुड़ा हुआ था जो हड़प्पा सभ्यता की उन्नत सिविल इंजीनियरिंग को दर्शाता था। देखिए, मैं आपको बताऊं कि नालियाँ जो थी वो एक मिट्टी से बनी हुई थी। मिट्टी की जो ब्रिक्स रहती है ना, वो बिल्कुल पक्की मिट्टी की ब्रिक्स से बनी हुई थी और हर घर से एक नाली जाती थी, ठीक है। और एक बहुत ही अच्छा कवर ड्रेनेज सिस्टम था वहाँ पे। बात करें यहाँ पे रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर, आवासीय संरचना के बारे में, हाउसेज इन मोहनजोदारो वर मेड फ्रॉम बेक्ड ब्रिक्स एंड वर मल्टी स्टोरी, इंडिकेटिंग एन एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक. Many house had courtyards, well and bathrooms, indicating a
फोकस ऑन प्राइवेसी, सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ। मोहनजोदारो के घर में घर जो थे वो पकी हुई ईंटों से बने हुए थे और कई मंजिलों वाले थे, जो उन्नत निर्माण तकनीक को दर्शाते थे। कई घरों में आंगन, कुएं, स्नानघर होते थे, जो यह दिखाता है कि यहाँ निजता, जिसे हम प्राइवेसी कहते हैं, स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता था। बात करें यहाँ पे हम पब्लिक बिल्डिंग्स की, सार्वजनिक भवन जिसे हम कहते हैं, द सिटी हैड अ लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर लाइक असेंबली हॉल indicating spaces for social gathering and administrative activities. The greenery suggests that the city had a surplus economy and organized grain storage. शहर में बड़ी सार्वजनिक इमारतें थी, जैसे सभा हॉल, जो सामाजिक सभा और प्रशासनिक कार्यों के लिए उपयोग होती थी। अनाज भंडार ये बताता है कि शहर में संगठित खाद्य भंडारण और अतिरिक्त उत्पादन की व्यवस्था थी। बेसिकली खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, अच्छी खासी सारी फसल थी, सब भरपूर अपना पेट भर लेते थे। ठीक है, तो बहुत ही जो इकोनॉमिक कंडीशन थी बहुत ज़्यादा अच्छी थी मोहनजोदारो के लोगों की। बात करो इकोनॉमिक लाइफ, आर्थिक जीवन के बारे में, द इकोनॉमी ऑफ मोहनजोदारो वॉज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट। द प्रेजेंस ऑफ वेरियस टूल्स, पॉटरी एंड ज्वेलरी इंडिकेट स्किल्ड क्राफ्ट्समैनशिप. Evidence of long distance trade with Mesopotamia and other region is presented in the form of seal, pottery and metal objects. मोहनजोदारो की अर्थव्यवस्था कृषि, व्यापार और हस्तशिल्प पर आधारित थी और विभिन्न औजारों, मिट्टी के बर्तनों और आभूषणों की उपस्थिति से कुशल कारीगरी का संकेत मिलता है। मेसोपोटामिया और अन्य क्षेत्रों के साथ लंबी दूरी के व्यापार के प्रमाण मोहरों, बर्तनों और धातु की वस्तु के रूप में भी मिले हैं। तो सबसे पहले तो उनकी इकोनॉमी बेस्ड थी एग्रीकल्चर के ऊपर, जो ट्रेड था इंटरनेशनल ट्रेड उसके ऊपर, हस्तशिल्पी यानी कि जो मूर्ति हम बनाते हैं ना उसके ऊपर, हैंडीक्राफ्ट्स के बाकी के जो काम रहते हैं वो, और जो अलग अलग मेटल की ज्वेलरी वो बना पाते थे, जिसमें से एक कॉपर हो गया। मिट्टी के बर्तन वो बहुत अच्छी तरह बनाते थे और कई एविडेंसेस मिले हैं, जो सील्स मिली है मेसोपोटामिया की वो मोहनजोदारो में मिली। तो ये दिखा दी कि मेसोपोटामिया रीजन में भी उनके ट्रेड रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे थे। ठीक है, बात करें स्क्रिप्ट एंड सील्स, लिपि और मोहरों के बारे में, द हरप्पन स्क्रिप्ट फाउंड ऑन सील्स एंड पॉटरी रिमेन्स अनडिसाइफर्ड, बट द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस सील्स सजेस्ट एन organized system of trade and communication. The seals depict animal, humans and symbolic figures, providing insight into the artistic and religious belief of the हड़प्पन पीपल। देखो, मोहरे और बर्तनों पर मिली हड़प्पा लिपि अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है, तो बेसिकली अभी तक किसी को पता नहीं है, वो पढ़ने में आई नहीं है कि किस तरीके की वो मोहर थी और उस पर क्या लिखा गया है। लेकिन कई मोहरों पर उपस्थित व्यापार और संरचना की संगठित प्रणाली का संकेत देता है। लेकिन कई जो वहाँ पे मोहरें मिली हैं वो ये दिखाता है कि वहाँ पे बहुत ही बैलेंस ट्रेड था और अच्छी तरह ऑर्गेनाइज तरीके से काम होता था। मोहरों पर जानवरों, मनुष्य और प्रतीकात्मक आकृतियों का चित्रण मिलता है, जो हड़प्पा लोगों की कला और धार्मिक विश्वासों की जानकारी देता है। मोहरों पर किसकी पिक्चर्स थी? जानवरों की, आदमियों की और अलग अलग टाइप की पिक्चर्स बनी हुई थी, जो दिखाता है कि वहाँ के लोगों की जो कला थी और उनका जो धार्मिक विश्वास था वो कितना ज़्यादा था। बात करें यहाँ पर हम आर्ट एंड कल्चर, जिसे हम कला और संस्कृति कहते हैं, तो द पीपल ऑफ मोहनजोदारो वर स्किल्ड इन मेकिंग टेराकोटा फिगर्स, pottery and jewelry. The famous dancing girl statue is an example of the craftsmanship. The city also had advanced knowledge of metallurgy as seen in copper and bronze tool and ornaments. मोहनजोदारो के लोग मिट्टी की मूर्तियाँ, बर्तन और आभूषण बनाने में बहुत कुशल थे। प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति उनकी शिल्प कला का उदाहरण थी। शहर में तांबे और कांसे के औजारों और आभूषणों से ये स्पष्ट होता है कि उन्हें धातु विज्ञान का उन्नत ज्ञान था। अब देखो, जब वो ब्रॉन्ज और ये कॉपर की दोनों की ज्वेलरी वो बना पाते तो उन्हें मेटलर्जी की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, इससे ये पता चलता है। ठीक है, और वो आर्टिफैक्ट्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ज़्यादा, मैं कहूँ कि हिंदी में बोले तो कुशल थे वो अपने क्राफ्ट्समैनशिप में। ओके, बात करें यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर की, द यूनिफॉर्मिटी इन housing structure and public amenities suggests that the society was relatively egalitarian with no extreme social division. आवासीय संरचना की अगर हम बात करें तो
सार्वजनिक सुविधाओं में समानता, यह प्रतीत होता है कि समाज में अत्यधिक सामाजिक विभाजन नहीं था और यह अपेक्षाकृत समानता आधारित था। देखिए आज के टाइम में हमारी सोसाइटी अलग अलग रिलीजन में डिवाइडेड है, अलग अलग कास्ट सिस्टम्स हैं हमारे यहाँ पे, बट उस टाइम पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बहुत ही कम यहाँ पर सोसाइटल डिवीज़न थे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। खैर आज के टाइम पे ये पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान का तो क्या ही कहना, कुछ नहीं है, वो अच्छी खासी सिटी के कल्चर को ख़राब कर दिया उन्होंने। चले, डिक्लाइन ऑफ द सिटी, वो सिटी कैसे डिक्लाइन हुई है? मोहनजोदारो डिक्लाइन अराउंड 1900 BCE, पॉसिबली ड्यू टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक फ्लडिंग और चेंजेस इन द रिवर कोर्स और ड्यू टू इंटरनल सोशियो इकोनॉमिक डिक्लाइन। तो मोहनजोदारो का पतन लगभग 1900 ईसा पूर्व में हुआ, संभवतः बाढ़ या नदी के मार्ग में बदलाव जैसे पर्यावरणीय कारणों से या आंतरिक सामाजिक आर्थिक गिरावट के कारण हुआ था। तो वॉर वगैरह का तो कोई यहाँ पे एविडेंस मिला नहीं है, तो या तो ये इन्वायरमेंटल रहेगा, जो जहाँ तक मुझे लगता है कि जो सरस्वती रिवर थी वो सूख गई थी और उसके बाद इंडस वाली रिवर इंडस रिवर जो थी उसने भी अपनी डायरेक्शंस जो है वो चेंज की थी। तो ये एक कारण हो सकता है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव हो गए। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे कंक्लूजन पे। Mohenjo-daro was a highly developed city with advanced infrastructure, social cultural system, and economic organization. Its decline remains a mystery, but it continues to be an important symbol of early urbanization in human history. मोहनजोदारो एक अत्यधिक विकसित शहर था जिसमें उन्नत शहरी ढांचा, सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली और संगठित अर्थव्यवस्था थी। इसका पतन अभी भी एक रहस्य है, लेकिन यह मानव इतिहास में प्रारंभिक नगरीकरण का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बना हुआ है। देखिए ये हो गया आपका आंसर जो है वो सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं कि बहुत ही अच्छा और एक अर्बन सेटलमेंट का ये एक एग्जांपल देता है। ठीक है, और शहरी ढांचा था, सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली के बारे में बताता है, इनकी इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत अच्छी थी। आज तक भी ये कैसे डिस्ट्रॉय हुआ है ना, डिक्लाइन कैसे हुआ है आज तक पता नहीं चला है, लेकिन अर्बन सेटलमेंट का बेसिकली एक पहला चैप्टर इसे हम कह सकते हैं। अब मैं बात करूँ कि आपको असाइनमेंट किस तरह से यहाँ पे करना है। आपको अगर आप मेरी बात माने तो आप जब असाइनमेंट कर रहे हैं तो दोनों तरफ लाइन वाले पेजेस लें और क्वेश्चन आप ब्लैक पेन से लिखें और आंसर आप ब्लू पेन से लिखिए, और हर क्वेश्चन के बाद आप 2 लाइन छोड़ें। जब आपने एक आंसर पूरा कर लिया है तो 2 लाइन छोड़ के उसके बाद आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, और आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टिप्स आपको चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके आंसर्स बहुत अच्छे हों तो कोशिश कीजिएगा कि बिना कटिंग के और बहुत ही साफ़ सुथरी हैंड राइटिंग में आप ये असाइनमेंट करें। क्योंकि देखिए, आप अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप दोबारा उसको रीअपीयर कर सकते हैं, रीवैल्यूएशन में आप दे सकते हैं, लेकिन आप असाइनमेंट को रीवैल्यूएशन के लिए नहीं दे सकते हैं, ना उसको आप दोबारा दे सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा जितना अच्छा आप असाइनमेंट कर सकें उतना अच्छा कीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी टिप्स चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट डालें। और इसके अलावा मैं कमेंट सेक्शन में ना आपको इसका PDF दे दूँगी, या फिर ये बेसिकली मैंने तो ये वर्ड में बनाया है, MS वर्ड में, तो मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। और प्लीज़ अच्छे से अपना अपना असाइनमेंट बनाइएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि अगली बार कोई ये कहे कि हिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट है। आपको सबको यही बताना है कि हिस्ट्री एक अच्छा सब्जेक्ट है और हिस्ट्री हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। हिस्ट्री के थ्रू ही हम जान सकेंगे कि हमारा इंडियन कल्चर कितना रिच है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।